हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक होगा बैंक ऑडिट। ये चैप्टर एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स की वेटेज रखता है और इस चैप्टर के अंदर जो हमारे टॉपिक्स हमें कवर अप करने हैं उसमें एक है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, दूसरा है कंडक्टिंग अ बैंक ऑडिट, थर्ड वन इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क। उसके बाद डिफरेंट आइटम्स की वेरिफिकेशन। उन वेरिफिकेशन को भी मैंने 3 कैटेगरीज में प्राइमरीली डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इन्वेस्टमेंट्स, सेकेंड वन एडवांसेस एंड थर्ड वन अदर आइटम्स। और लास्ट में हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। तो इस चैप्टर की जो ओवरऑल डिवीजन है, हम इस चैप्टर को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन में इसका बेसिक्स आ जाएगा सारा, जिसमें हम लीगल फ्रेमवर्क, हाउ टू कंडक्ट अ बैंक ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल एग्जामिनेशन। सेकेंड एस्पेक्ट इसका वेरिफिकेशन का रहेगा। वेरिफिकेशन में इन्वेस्टमेंट्स की वेरिफिकेशन, एडवांसेस की वेरिफिकेशन एंड अदर आइटम्स की वेरिफिकेशन। और तीसरा पार्ट जो होगा वो होगा मिसलेनियस का, जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो की, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट एंड कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम। तो ये 3 पार्ट में इस चैप्टर की डिवीजन है। स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट के साथ, दैट इज लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसका पहला टॉपिक कौन से एक्ट हैं जो बैंक ऑडिट करते वक्त ऑडिटर को जिनकी नॉलेज होना जरूरी है। ये आपको याद करने हैं सारे एक्ट। फर्स्ट वन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडियरी बैंक एक्ट, रीजनल रूरल बैंक कंपनी एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पीएमएलए, सरफाइजी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट एंड पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। ये एक्ट के नाम याद रखने हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कोई सिंपल क्वेश्चन देना हुआ, जनरल क्वेश्चन देना हुआ, तो एग्जामिनर एक शॉर्ट नोट दे सकता है, व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल एनेक्टमेंट दैट गवर्न द बैंक ऑडिट। तो 4 मार्क्स के लिए आपको इसको याद करना है। नाउ फिर इसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है, व्हाट आर द वेरियस अथॉरिटीज हु कैन अपॉइंट द ऑडिटर। इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। एक बैंकिंग कंपनी, इसके ऑडिटर को शेयर होल्डर्स एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट करेंगे। नेशनलाइज्ड बैंक्स के ऑडिटर को बैंक खुद अपॉइंट करेगा थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दोनों ही केसेस में आरबीआई की अप्रूवल लेना जरूरी है बिफोर द अपॉइंटमेंट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑडिटर को कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंट करेंगे इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड ऑडिटर्स ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, दे आर अपॉइंटेड बाय द बैंक विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि बैंकिंग कंपनी के ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा, नेशनलाइज्ड बैंक्स के ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा, रीजनल रूरल बैंक्स के ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा। नाउ इसके बाद फिर एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है, दैट इज स्कोप ऑफ असाइनमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर। बैंक के अंदर 2 तरह के ऑडिटर होते हैं, एक सेंट्रल ऑडिटर, दूसरा ब्रांच ऑडिटर। जो सेंट्रल ऑडिटर्स है, जिनको हम स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर भी कहते हैं, क्या उनकी रिपोर्टिंग सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी होती है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर होती है, या इसके अलावा उनकी ड्यूटीज के अंदर दूसरे एलिमेंट्स भी कवर अप होते हैं। तो इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर, कि वो अपनी रिपोर्टिंग किन किन एलिमेंट्स के ऊपर करता है। तो ये सारे पॉइंट्स यहां पर गिवन है। फर्स्ट वन,
सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर वो रिपोर्ट करता है ऑन एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग in case of banks which are registered as company, and it is a requirement under the provisions of section 143 subsection 3 clause I of the Companies Act 2013, that is report on ICFR. इसके अलावा लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, जिसको हम लास्ट में मिसलेनियस टॉपिक्स के अंदर कवर भी करेंगे, रिपोर्ट ऑन वेदर द ट्रेजरी ऑपरेशंस ऑफ द बैंक, जहां पर गवर्नमेंट के लिए जो टैक्सेस की कलेक्शन है या फिर कोई और एस्पेक्ट है कलेक्शन का ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें स्टैंप ड्यूटीज आ गई या पेंशन सिस्टम की पेमेंट्स हैं, वो सब चीजें, whether they are being conducted in accordance with the instructions that are being given by the RBI. Certificate on reconciliation of securities, जो बैंक्स ने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है इधर ऑन देयर ओन बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ सम क्लाइंट्स, दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, तो उनका रिकंसिलिएशन सर्टिफिकेट, इसकी डिटेल हम आगे जाकर वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी कवर अप करेंगे. सर्टिफिकेट ऑन कंप्लायंस बाय द बैंक इन द की एरियाज ऑफ प्रूडेंशियल एंड अदर गाइडलाइंस रिलेटिंग टू द ट्रांजैक्शंस and that is being issued by the bank, means RBI. RBI in a relation to investments, in a relation to advances, time to time prudential norms issue करता है, जिसके अंदर how the assets are being classified, उनके income recognitions कैसे होंगी, उनके ऊपर कितना provisions बनाना है. तो क्या बैंक ने उन सारी prudential norms को comply किया है या नहीं किया, इसके ऊपर भी एक सर्टिफिकेट सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर को देना होगा. रिपोर्ट whether the income recognition, asset classification and provisioning, they are being made in accordance with the guidelines issued by the RBI, whether any serious irregularity was noticed in the working of the banks which requires immediate attention, certificate in respect of custody of unused bank receipt forms like demand drafts, checkbooks, etc., authentication of the capital adequacy ratios and other ratios like statutory liquidity ratios, cash reserve ratios, certificate of corporate governance in case banks securities are being listed on the stock exchange, certification on claims of various interest subsidies and subvention schemes. So besides financial statements reporting, जो statutory central auditor है उनकी रिपोर्टिंग के अंदर ये सारे एलिमेंट्स भी इंक्लूड होते हैं, तो इसके ऊपर भी 4 to 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है. नाउ इसके बाद नेशनलाइज्ड बैंक्स के ऑडिटर जो अपनी रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मैटर्स के ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं, उस रिपोर्टिंग के एलिमेंट्स क्या होंगे, उसके ऊपर भी एक 4 मार्क्स का शॉर्ट नोट पुट किया जा सकता है. कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. इन केस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स, the auditor is required to make a report to the central government, जहां पर auditor should state the followings. Number 1, whether in the opinion of the auditor balance sheet is a full and fair balance sheet that contain all the necessary particulars and is properly drawn so as to exhibit the true and fair view of assets and the liabilities. General reporting है over the balance sheet items. Number 2, whether the auditor had called for any information or explanation, यदि हाँ, whether that information or explanation is being provided by the management to the bank or to the auditor or not, whether or not the transactions that came within the knowledge of the bank, knowledge of the auditor are within the powers of the bank or not. क्या बैंक ने अपनी जो बैंक में जो ट्रांसेक्शंस हुई हैं, they are well within the powers of the bank. कहीं ऐसा तो नहीं है द ट्रांसेक्शंस आर अल्ट्रा वायरस द बैंक, मींस बैंक की पावर के बियॉन्ड जाकर के कोई ट्रांसेक्शन को एग्जीक्यूट किया गया हो. वेदर और नॉट द रिटर्न्स दैट आर बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द बैंक दे आर फाउंड एडिक्वेट फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट. वेदर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो ए ट्रू बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कवर्ड बाय द ऑडिट रिपोर्ट फॉर दैट पीरियड. Any other matter which the auditor considered necessary to bring into the knowledge of the central government. So
these are the various contents of the audit report which are to be incorporated by the auditor in case of nationalized bank when the audit report is being submitted to the central government. So जो इस पेज के ऊपर हमने टॉपिक्स कवर अप किए हैं उसमें 3 टॉपिक बहुत सिंपल टॉपिक हैं जिनके ऊपर एक 4 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल एनेक्टमेंट्स दैट गवर्न द बैंक ऑडिट, सेकंड वन व्हाट इज द स्कोप ऑफ स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर एंड व्हाट आर द कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इन केस ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक when the report is being submitted to the central government. तो ये जो 3 टॉपिक हैं, एक प्रिंसिपल एनेक्टमेंट्स का, दूसरा स्कोप ऑफ असाइनमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर का, एंड थर्ड वन कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का, इन 3 के ऊपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जहां तक ये टॉपिक है दैट इज अथॉरिटी अपॉइंटिंग द ऑडिटर, इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो ये हमारा एक पहला पार्ट था अबाउट द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। इस चैप्टर में अब हमारा जो दूसरा पार्ट है दैट इज कंडक्टिंग बैंक ऑडिट। बैंक ऑडिट को कंडक्ट करते वक्त ऑडिटर कौन कौन सी स्टेजेस का ध्यान रखेगा। इन जनरल जब एक ऑडिटर ऑडिट करता है तो उसके अंदर एक एंगेजमेंट के बाद प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज आ जाती हैं, प्लानिंग आती है, एग्जीक्यूशन आता है एंड देन रिपोर्टिंग आता है। जो बेसिक चीजें हैं जो हम स्टैंडर्ड्स के अंदर भी कवर करते हैं लाइक ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल एंड देन डिजाइन एंड ऑडिट प्रोग्राम इन विच ऑडिट स्ट्रेटजी इज टू बी एस्टैब्लिश्ड एंड ऑडिट प्लान is to be developed, and thereafter in accordance with that audit plan the procedures are to be performed for the purpose of collection of evidences, and the evidences so collected need to be evaluated, and based upon that evaluation conclusions need to be drawn, and based upon that conclusion audit report is to be issued। जो ये हमारा जनरल प्रोसीजर होता है ये प्रोसीजर बैंक ऑडिट के केस में भी अप्लाई होगा। नाउ अब इस बैंक ऑडिट से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, उसमें 3 मेन टॉपिक हमारे सामने नजर आ जाते हैं। नंबर 1 कि what are the various elements of the risk management system of a bank, and second one that is special considerations when the bank is working in an IT environment or CIS environment, and third one is the various special considerations जो ऑडिटर को ध्यान रखने चाहिए ऑडिट करते वक्त, या क्या कारण है, क्या रीजंस हैं जिसके कारण ऑडिटर नीड्स टू पे स्पेशल फोकस while carrying out the audit of a bank। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, एंड दैट इज रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है 4 to 5 मार्क्स का। नंबर 1 इन्वॉल्वमेंट ऑफ TCWG। जो बैंक का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है दैट मींस द सिस्टम थ्रू विच द बैंक मैनेजेस इट्स रिस्क। तो इसमें सबसे पहला पार्ट आ जाएगा कि जो बैंक की रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसीज हैं दे नीड टू बी अप्रूव्ड बाय द TCWG, और TCWG इन पॉलिसीज को अप्रूव करते वक्त ध्यान रखे, कंसीडर करे बैंक्स के ऑब्जेक्टिव्स को, स्ट्रेटजीज को, कैपिटल स्ट्रेंथ को, मैनेजमेंट एक्सपर्टीज को, वेरियस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्क। नंबर 2 आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क। जो रिस्क बैंक की फंक्शनिंग को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकते हैं दैट रिस्क नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड, दे नीड्स टू बी मेजर्ड एंड नीड्स टू बी मॉनिटर्ड। यही चीजें जब हम SA 315 पढ़ते हैं तो उसके अंदर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल का एक पार्ट आता है एंड दैट इज एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, जहां पर एंटिटी खुद अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करती है एंड असेस करती है। तो जब
हम एंटिटी के मींस एक बैंक के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हाउ टू आइडेंटिफाई द रिस्क एंड हाउ टू इवैल्यूएट मेजर दैट रिस्क एंड आफ्टर मेजरिंग दैट रिस्क नीड्स टू बी प्रॉपरली मॉनिटर्ड। तो इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क दूसरा एलिमेंट आ जाता है एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का। रिस्क that may significantly affect the achievement of bank goals and objectives should be identified, measured and monitored. Third one, control activities. कंट्रोल एक्टिविटी जिसके अंदर सेग्रीगेशन ऑफ फंक्शंस हैं, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एम्प्लॉयज का जॉब रोटेशन है, इंटरनल ऑडिट सिस्टम है, ये सारी कंट्रोल एक्टिविटीज ये भी एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का सिग्निफिकेंट पार्ट बनता है। बैंक्स मस्ट हैव कंट्रोल्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग: सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, verification and approval of transaction, setting the limits over the powers of the bank managers, reporting and approval of exceptions. Fourth one, monitoring activities. An independent risk management unit needs to be established in a bank जिसका काम क्या हो, रिस्क को मॉनिटर करना और उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको गवर्न करना, कंट्रोल करना। Risk management models, methodologies, assumptions used to measure and manage the risk, they needs to be evaluated by an independent risk management unit, जिसको हम short form में RMU भी बोल देते हैं। And fifth one is the reliable information system. And information system needs to be there. बैंक के अंदर एक रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम का होना जरूरी है, एक सिस्टम जो आपको रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, टाइमली मैनर में प्रोवाइड करे, प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर प्रोवाइड करे, सो दैट करेक्टिव एक्शंस कैन बी टेकन टाइमली। टाइमली इंफॉर्मेशन इन अ प्रॉपर मैनर इज टू बी प्रोवाइडेड टू द एप्रोप्रिएट पर्सन्स विद इन द बैंकिंग सिस्टम। Reliable information system must exist so as to provide the adequate financial, operational and compliance information on a timely and consistent basis to management and the TCWG. So, ये हमारा टॉपिक है what are the various elements of a risk management system. 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पुट हो सकता है और आई थिंक सो कि एग्जाम में आया हुआ भी है, जिसके अंदर आप 5 मेन पॉइंट्स को कवर अप करेंगे। फर्स्ट वन टीसीडब्ल्यूजी की इन्वॉल्वमेंट को, सेकंड वन आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क, थर्ड वन कंट्रोल एक्टिविटीज, फोर्थ वन मॉनिटरिंग एक्टिविटीज बाय द इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट यूनिट एंड फिफ्थ वन इज द रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाउ अब इसमें 2 छोटे छोटे से और पॉइंट है। व्हाट इज द नीड फॉर पेइंग स्पेशल फोकस इन द बैंक ऑडिट? देयर आर वेरियस रीजन कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर इन्वॉल्वमेंट मनी की है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, यूनिट्स, ब्रांचेस बहुत ज्यादा होती हैं। स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन, ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का एग्जाम में आया हुआ है। स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशंस अराइज इन द ऑडिट ऑफ बैंक। व्हाई? बिकॉज ऑफ particular nature of risk that is associated with the financial transactions being undertaken by the bank. वोलुमिनस स्केल ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस, बहुत हाई वॉल्यूम है बिजनेस का। एक्सटेंसिव डिपेंडेंस ऑन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, वेरियस स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, continuing development of new products and services and banking practices that may not be matched by the concurrent development of the accounting principles and auditing. बैंक्स के प्रोडक्ट कंसिस्टेंट बेसिस पर नए प्रोडक्ट आते रहते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डेवलप होते रहते हैं, बट ऑन दैट बेसिस क्या अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस भी डेवलप होती हैं उन चीजों को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए? ऐसा नहीं होता। एंड दैट इज द रीजन स्पेशल फोकस नीड्स टू बी गिवन इन केस ऑफ द बैंक ऑडिट। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है। Thereafter, what are the special consideration if the banking operates in an CIS environment, that means an IT environment? and generally आज की डेट में जितनी भी बैंक्स हैं वो सारे के सारे एक IT environment के अंदर ही काम कर रहे हैं। फर्स्ट वन, ensure
इसके अंदर मेन जो पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे ना, जो आप ऐसे 315 के अंदर पढ़ा करते थे, इंटरनल कंट्रोल इन केस ऑफ एन आईटी एनवायरनमेंट, वही सारे पॉइंट्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। इंश्योर दैट डाटा अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग इज ऑथोराइज्ड, एक्यूरेट एंड कंप्लीट। इंश्योर दैट unauthorized amendments to the programs are being prevented. Ensure that जो right of access है to the data that is being given to the appropriate persons. Ensure bank charges that are calculated manually, जहां पर फंक्शन बैंकिंग का कंप्यूटराइज्ड फंक्शन काम नहीं कर रहा है, उनको आपने मैनुअली कंप्यूट किया, प्रॉपरली अकाउंट किया, ऑथोराइज किया। से फॉर एग्जांपल कोई नया चार्ज लगाया गया बाय द बैंक, बट एट द सेम टाइम बैंकिंग सॉफ्टवेयर के अंदर उसका कोई पैरामीटर नहीं था, इन दैट केस दैट चार्ज नीड्स टू बी कैलकुलेटेड मैनुअली। तो जब आपने कैलकुलेशंस मैनुअली की हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा एज ए ऑडिटर कि क्या वो कैलकुलेशंस अप्रोप्रिएट है, उनकी अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर की गई है या नहीं की गई है। वेरीफाई वेदर एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शंस मींस जो जनरल पॉलिसीज के बियॉन्ड बाहर जाकर के कोई ट्रांजैक्शन की है किसी ब्रांच ने, तो क्या उन रिपोर्ट्स को जनरेट किया गया है और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जिसकी पावर के अंदर है उन ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करना, उनसे रिक्वायर्ड रिक्विजिट अप्रूवल्स ली गई है या नहीं ली गई। वेरीफाई वेदर एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट्स आर बीइंग ऑथोराइज्ड एंड वेरीफाइड ऑन अ डेली बेसिस by the concerned officials. Verify all the general ledger account codes authorized by the head office, they are in existence. आईटी एनवायरनमेंट है, आईटी एनवायरनमेंट्स के अंदर कोड बेसिस के ऊपर काम होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन है वो किस कोड के अंदर रजिस्टर्ड की जाएगी, उसकी एक्यूमुलेशन क्लासिफिकेशन किस कोड के अंदर होना है। तो जो कोड्स हेड ऑफिस के बनाए गए हैं वही कोड सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और कोड्स के अंदर प्रॉपर तरीके से एंट्रीज की जा रही हैं। इंश्योर दैट जनरल लेजर के जो बैलेंसेस हैं उनको सब्सिडियरी बुक्स के बैलेंसेस से रेगुलर बेसिस पर रादर डेली बेसिस के ऊपर टैली कराया जा रहा है, एंड डिफरेंसेस यदि कोई आता है तो उन डिफरेंसेस की इमीडिएट बेसिस पर इंक्वायरी करके उनको रिजॉल्व किया गया। इंश्योर दैट बैकअप मीडिया ट्रांजैक्शंस का बैकअप लिया गया है, इट इज स्टोर्ड इन फायर प्रूफ कैबिनेट दैट इज सिक्योर्ड विद लॉक एंड की, एंड ऑफ साइट बैकअप्स आर आल्सो प्रिजर्व्ड फॉर द इमरजेंसीज। Check that antivirus software of latest version is installed in the systems. Ensure that access to computer rooms is authorized only, is allowed only to the restricted persons only. So these are the few points which needs to be considered while carrying out the audit in an CIS environment. तो ये हमारे 3 टॉपिक थे in relation to conducting bank audit. First one, that is requirements of risk management system. Second one, what are the reasons due to which special focus needs to be given in case of bank audit, and third one, special considerations in case of audit in CIS environment. Now अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट एस्पेक्ट आ जाता है stress testing and Basel III framework. Basel III framework, it is a global regulatory standard. किस रेफरेंस में? On capital adequacy of banks. वैसे capital adequacy norms आप सबने इंटर में जो एडवांस अकाउंट्स के अंदर बैंकिंग कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर है उसके अंदर भी आपने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को भी कैलकुलेट किया होगा। तो जो कैपिटल एडिक्वेसी है बेसिकली कि जहां पर हम एक कैपिटल फंड जिसको टीयर 1 कैपिटल टीयर 2 कैपिटल में डिवाइड करते हैं, एंड देयर आफ्टर जो एसेट्स हैं उनको एक वेट असाइन किया जाता है और एक रेशियो निकाली जाती है जिसको हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज का नाम देते हैं। जो आरबीआई की रिक्वायरमेंट है कि एक बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मिनिमम 9% के ऊपर होनी चाहिए। तो वही चीजें यहां पर बेसल 3 की
अंदर बताई गई है। बेसल 3 एक जनरल फ्रेमवर्क है जो ऑल ओवर वर्ल्ड अप्लाई किया जाता है। इट इज ए ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड ऑन कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ बैंक। स्ट्रेस टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग मींस व्हाट, कि बैंक कितना स्ट्रेस फेस कर सकता है। मींस कि लाइक बैंक के पास क्या लिक्विडिटी अवेलेबल है, कि कल को यदि बैंक में जिन्होंने डिपॉजिट्स करा रखे हैं वो अपने पैसे की वापसी मांगते हैं, तो क्या बैंक के पास उस स्ट्रेस को लेने के लिए जो रिक्वायर्ड रिक्विजिट रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल है या नहीं है, as well as the market liquidity risk. Basel III, it strengthens the regulation, supervision and the risk management of the banking sector. Objective क्या है? To improve the ability of the banking sector to absorb the shocks that may arise from financial and economic stress. Improve the risk management and the governance practices. Strengthening बैंक्स ट्रांसपेरेंसी एंड द डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। उसी से रिलेटेड 2 मार्क्स का शॉर्ट नोट आ सकता है, दैट व्हाट इज स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होती है? ऑल कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स, दे आर रिक्वायर्ड टू पुट इन प्लेस अ बोर्ड अप्रूव्ड स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क टू सूट देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। हर एक बैंक की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, तो यहां पर ऐसा नहीं है कि एक सेंट्रल लेवल के ऊपर कुछ फ्रेमवर्क बनाया गया, रादर ये कहा गया कि हर एक बैंक का बोर्ड अपने आप अपनी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क बनाए जो इंटीग्रेट किया जाए हर एक बैंक के अपने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। स्ट्रेस टेस्ट्स, दे आर डिजाइन्ड टू understand whether a bank has enough capital to survive adverse economic condition and to maintain enough buffer to stay afloat under the extreme scenarios. So ये स्ट्रेस टेस्टिंग का एस्पेक्ट है कि जहां पर हर एक बैंक को अपने बोर्ड से एक अप्रूव्ड स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क डिजाइन करना चाहिए। तो 4 मार्क्स का इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बेसल 3 अकॉर्ड। तो ये हमारा दूसरा पार्ट आ गया, कंडक्टिंग द बैंक ऑडिट। और इसके अंदर आई डोंट थिंक सो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला कोई क्वेश्चन बनेगा। बनाने को तो बना लो कि 1-2 टॉपिक लिख दिए, नीचे ऑल ऑफ दी अबव इस तरीके के ऑप्शंस डाल दीगी या नन ऑफ दी अबव। बट जो इस पेज के ऊपर हमारे टॉपिक्स हैं लाइक रिक्वायरमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एंड फोकस पॉइंट या स्पेशल पॉइंट्स दैट नीड्स टू बी गिवन व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ अ बैंक, special consideration of audit in case of audit in CIS environment, and last one stress testing and Basel 3 framework. So एक काम करिए आप, इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं और अब आप एक बार अच्छी तरह से नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप अच्छी तरह से एक बार इनको नोट्स में से रिवाइज करिए, क्योंकि ये थ्योरेटिकल टॉपिक है जो बैंक ऑडिट, एनबीएफसी, पीएसयू, जीआईसी, एलआईसी है, इनके मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस लगभग हाफ एन आवर के प्रोवाइड करूंगा और हर एक वीडियो के बाद आपकी जो एक रिक्वायरमेंट है आप इन नोट्स को एक बार अच्छी तरह से रिवाइज करिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। जब रिवीजन हो जाए अच्छी तरह से, जो टॉपिक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं वो लर्न हो जाए, और कोशिश करिएगा एक आंसर को लिख कर देखने की, किसी भी एक टॉपिक को, इन जो टॉपिक हमने पढ़े इनमें से किसी भी एक टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर लिख करके देखिएगा जरूर, ठीक है। जब ये काम कर लो देयर आफ्टर फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, राइट। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।